बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस वीडियो में मेरा मकसद मुआशरे के नासूर बनते हुए रुझान की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना है, और वो रुझान है लालच और बेहिसी का रुझान। आजकल पढ़े लिखे लड़के हों या लड़कियां, वो बहुत अमीर और ताकतवर घराने में रिश्ता करने की ख्वाहिश रखते हैं, और इस लालच में कभी कभार उनके वालिदैन भी शरीके जुर्म होते हैं, जो अपनी औलाद को ना तो इंसानियत का दर्स दे चुके होते हैं और ना ही इखलाकी तौर पर उनकी तरबियत की होती है। चुनांचे इस लालच का नतीजा ये निकलता है कि अमीर घराने की लड़की या लड़के से अपने बच्चों की शादियां तो कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि घर बसाने के लिए सिर्फ मालो दौलत या असर रसूख नहीं, बल्कि अच्छी इखलाकी इकदार, बुजुर्गों का एहतराम, हर अच्छे बुरे हालात में गुजारा करने की आदत, कुर्बानी का जज्बा सब शामिल होता है। चुनाचा नतीजा ये निकलता है कि इंसान पैसे के पीछे बदतमीज लोगों के हत्थे चढ़ जाता है, और फिर ना इज्जत बाकी रहती है और ना ही जिंदगी में कोई सुकून बाकी रहता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये कहानी है एक लालच घराने के पढ़े लिखे बेटे की, जिसकी माँ अपने पढ़े लिखे खूबरू और अच्छी जॉब पर फाइज बेटे के लिए बहुत अमीर घराने की लड़की महज इसलिए ढूंढ रही थी कि अच्छा जहेज और गाड़ी वगैरह भी लड़की साथ लाएगी। मेरा नाम जावेद इकरामुल्लाह है। मेरे वालिद रिटायर्ड क्लर्क थे, लेकिन उन्होंने मेरी तालीम पर खास तवज्जो दी थी और मुझे किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने दी थी। मगर उनके इंतकाल के बाद मेरी छोटी बहन और अम्मी ही घर में बाकी रह गए थे। मैंने चूंकि अपनी डिग्री अच्छी यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की थी, लिहाजा मुझे बहुत अच्छे बिजनेस ग्रुप में इंटर्नशिप मिल गई थी, और फिर वहीं से मैंने अपनी जॉब का आगाज किया था। मेरी वालिदा के सर पर अब मेरी शादी का भूत सवार हो चुका था। चुनाचे वो अब रोजाना रिश्ता देख रही थी, लेकिन कोई लड़की उनके मयार पर पूरा नहीं उतर रही थी, क्योंकि उन्हें न सिर्फ खूबरू लड़की चाहिए थी, बल्कि वो बहुत अमीर भी होनी चाहिए थी, और ये सब मिडिल क्लास घरानों में कैसे मिल सकता था। चुनाचे वो अपनी कार्रवाइयों में मगन थी और मैं कंपनी में आगे ही आगे की मंजिलें तय कर रहा था, जब एक दिन ऑफिस में अम्मी का फोन आया कि आज घर जल्दी आ जाना, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। मैं अपनी नजर में मुकम्मल तौर पर अच्छा भला इंसान था, अच्छी सूरत वाला और अच्छी तालीम और जॉब वाला। चुनाचे शाम में जल्दी घर आ गया, क्योंकि लड़की वालों के घर आने का मतलब था कि अम्मी को अपना गोहरे नायाब मिल चुका है। चुनाचे लड़की वालों से मुलाकात हो गई, और फिर जैसे ही बात पक्की हुई, फौरन ही शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो पहले अम्मा की नाक के नीचे को रिश्ता आया था। हत्ता के पहले तो अगर कभी कोई लड़की मुझे अच्छी लगती, तो पता चलता कि उसके घर वाले जहेज अच्छा नहीं दे सकेंगे, जिसकी वजह से इनकार हो जाता था। अब अम्मा को जो लड़की अच्छी लगती थी, वो थी तो मतवस्त तबका की, शक्लो सूरत भी आम सी, मगर जहेज हमें गाड़ियां भर भर कर मिला था। लड़की आम सूरत थी, मगर उस लड़की के वालिदैन ने मुझे गाड़ी भी लेकर देने का वादा किया था। तो सोचिए, अब इनकार कौन गधा करता। खैर, मैं दुल्हा बना बैठा था, साथ दुल्हन भी अच्छी ही लग रही थी। मैंने दिल में शुक्र किया कि चलो शुक्र है दुल्हन का कुछ रूप तो निकला और मेरी सबके सामने इज्जत रह गई, नहीं तो मेरे बॉस के सामने मेरी कितनी सुटकी होती। कहाँ मैं, एक बहुत ऊंची फर्म में मैनेजर, इस फर्म का दूर दूर तक डंका बजता था। वो अपने एम्प्लॉइज को दिलकश तनख्वाह के साथ साथ बहुत अच्छे बोनसेस भी देते थे। मैंने शादी में हमीद हयात साहब यानी मेरे बॉस और उनकी फैमिली को भी मदऊद किया था, इसलिए हमीद हयात साहब अपने दोनों बच्चों के हमराह शादी में शरीक थे। उनकी बीवी तो हयात न थी, लेकिन हमीद साहब बहुत ही मुस्कुरुल मिजाज इंसान थे और अपने मुलाजमीन की खुशियों में भी दिल खोल कर शरीक होते थे। मैं बॉस और उनकी फैमिली से मिलने स्टेज से उतर आया था, और हमीद साहब से मिलने के बाद उनके बेटे से बगलगीर हुआ, और जब उनकी बेटी यमुना से मिला, तो उसने मुझसे हाथ मिलाकर मुझे मुबारकबाद दी थी। आह, क्या छा जाने वाली शख्सियत थी यमुना की, मैं तो देखते ही रह गया। वो भी बड़ी बेबाकी से मुझे तक रही थी। मैं उनसे मिलकर स्टेज पर वापस जा बैठा था, लेकिन अब मेरी सारी तवज्जो का मरकज सिर्फ यमुना ही थी। वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे देखती रही। इस सारी महफिल में अब मुझे यमुना के सिवा कोई नजर ही नहीं आ रहा था। हमने आंखों में बहुत से फासले समेट लिए थे। तकरीब खत्म हुई, मैं स्टेज से नीचे उतरा तो यमुना मेरा हाथ थाम कर मुझे कोने में ले गई और बिना कोई लगी लिपटी करने के साफ साफ कह दिया कि जावेद, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, आज और अभी। मगर मेरी एक शर्त है, इस शादी के लिए तुम्हें आज इसी लम्हे इस शादी से इनकार करना होगा। फैसला सोच समझ कर करना।
وہ اتنا कहकर मेरा हाथ छोड़कर चली गई और मैं शदीद शशोपंज में मुब्तला था। मैं चुपचाप अपनी नशिस्त की तरफ बढ़ गया। अब सूरत हाल ये थी कि एक तरफ तो मरियम दुल्हन बनी निकाह के इंतजार में बैठी थी, जबकि दूसरी तरफ मैं इस उलझन में था कि अब कैसे यमुना के फैसले को अमली जामा पहनाऊं। मैंने तराजू में सहरश के वालिदैन का दिया हुआ चंद लाख का जहेज रखा, तो दूसरे पलड़े में यमुना की करोड़ों की जायदाद। फैसला साफ था, यमुना का पलड़ा भारी निकला। अब मैं ये सोच रहा था कि मरियम से कैसे जान छुड़ाऊं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन सबसे पहले अम्मी को एतमाद में लेना जरूरी था। मैंने अम्मी को एक तरफ ले जाकर सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो भी मेरी सोच से मुत्तफिक थी। चुनाचे मैंने मरियम से शादी करने से इनकार करने का फैसला कर लिया। मैं मरियम के सरापे और उसकी खानदानी हैसियत के बारे में सोच विचार कर रहा था। काफी देर मैं इस सूरत हाल का जायजा लेता रहा और आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मरियम एक आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की थी। उसके बरअक्स यमुना एक मॉडर्न, खूबसूरत और अमीर लड़की थी जो मेरा मुस्तकबिल संवार सकती थी। और ये सब सोचते ही मैंने मरियम की बजाय यमुना से शादी का फैसला कर लिया। चुनाचे जब कारी साहब निकाह के लिए तशरीफ लाए तो मैंने सहूलत से उनको बता दिया कि मैं ये निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि लड़की मेरी मर्जी के मुताबिक खूबसूरत नहीं है और बाद में मसाइल से बचने के लिए बेहतर है कि पहले ही इनकार कर दिया जाए। ये सब सुनते ही हाजरीन पर सख्ता तारी हो गया। हर तरफ शोर बरपा था, मगर मैं अपने फैसले पर कायम था। जिस वक्त तमाम महफिल सरापा हैरत थी, जुमना अचानक स्टेज पर आई और मुझसे शादी का ऐलान कर दिया। ये तो सोने पर सुहागा साबित हुआ। अब तो हमीद साहब और उनके बेटे आर्यान हयात दोनों ही गंग रह गए थे, क्योंकि ये अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल उनके लिए नाकाबिले यकीन थी। लेकिन जब उन्हें अपनी बेटी के कारनामे का इल्म हुआ तो वो काफी पशेमान नजर आए। उन्होंने अपनी बेटी को डांटते हुए स्टेज से उतरने का हुक्म दिया, जिसे यमुना ने नजरअंदाज कर दिया। जब हमीद साहब ने अपनी बेटी को बाजू से पकड़कर स्टेज से नीचे उतारने की कोशिश की तो उसने उनका हाथ झटक दिया और जावेद के साथ जाकर खड़ी हो गई और बोली कि किसी को मेरे मामलात में दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है और मैं और जावेद एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम ही शादी करेंगे। पूरे शादी हॉल को जैसे सांप सूंघ गया था और मरियम के घर वालों का तो जैसे काटो तो लहू नहीं वाला हाल था। मैंने इस शाम बॉस की आंखों में उतर जाने वाली बेबसी को बड़े गौर से देखा था। उनकी आंखें भी नम हो चुकी थीं, मगर वो चाहकर भी कुछ न कर पा रहे थे। यमुना का भाई आर्यान बाप को दिलासा दे रहा था। दोनों बाप बेटा कुछ देर एक कोने में खड़े सलाह मशवरा करते रहे। फिर हमीद साहब स्टेज की तरफ तशरीफ लाए और बोले, चूंकि हमें एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। जावेद और मेरी बेटी की बेवकूफी की वजह से हम सब इस मुसीबत का शिकार हैं। चुनाचे मैं मरियम के वालिद से गुजारिश करूंगा कि अगर उन्हें कोई एतराज ना हो तो मैं मरियम की शादी अपने बेटे आर्यान से करना चाहता हूँ। इस लम्हे मेरा जी चाहा मैं आर्यान के मुंह पर घूंसे बरसा दूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोड़ी हुई लड़की को उस घर में ब्याह कर ले जाने की जहां मैं जाने वाला था। मरियम के वालिदैन को ये मौका गनीमत से कम नहीं लगा। उन्होंने झट से हाँ कर दी। यूं आनंद फानंद हम दोनों के निकाह हो गए। यमुना मेरी बीवी बन गई और आम शक्लो सूरत वाली मरियम आर्यान की दुल्हन बनकर हयात विलास सुधार गए। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हर कोई हैरान सा था। वाकयात ने इस तरह पलटा खाया कि किसी कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला था। यूं मैं हमीद साहब का दामाद बन गया, मतलब घर दामाद। कुछ रस्में हुई, उसके बाद मैं यमुना के कमरे में आ गया और मरियम आर्यान के बेडरूम में चली गई। मुझे नहीं मालूम आर्यान ने कैसे एकदम से मरियम जैसी अमूमी शक्लो सूरत वाली लड़की को कबूल कर लिया था। मुझे बस इतना मालूम था कि एक ही मुलाकात में यमुना मेरी दीवानी हो गई थी। वो मुझ पर सदके वारी जा रही थी, मेरे नाज नखरे उठा रही थी। अगली सुबह मैं और यमुना बड़े खुश खुश से डाइनिंग हॉल में पहुंचे थे। हम दोनों खुशी से चहचहा रहे थे, जबकि मरियम और आर्यान के चेहरे बेतासुर और खामोश खामोश से थे। मुझे दिल में बहुत हंसी आई थी। आई बड़ी मेरा मुकाबला करने वाली। पहले नसीब तो मुझ से लाती वो। मुझे हमीद साहब जो अब अंकल बन चुके थे से तवक्को थी कि शायद वो मुझसे कलाम नहीं करेंगे, मगर डाइनिंग टेबल पर वो मेरे साथ बड़े नॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। उनकी हालत देखकर मैं साफ समझ गया था कि वो अपनी हट धर्म बेटी के हाथ की कठपुतली हैं। और मजे की बात यह कि उनकी बेटी मेरी असीर थी और ये बात काबिले इत्मीनान थी। इस तरह
जल्द ही मैं भी इतनी बड़ी कंपनी का शेयर होल्डर बनने वाला था। इन सारी बातों में मैं ये भूल ही चुका था कि मेरी एक छोटी बहन और एक बेवा माँ भी है। लेकिन मैं ये जानता था कि कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। शादी के 2 हफ्तों के बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, जबकि आर्यन तो वलीमे के बाद से ही जा रहा था। मरियम हर लम्हा उदास रहती थी, पता नहीं क्यों, मगर उसकी उदासी मुझे बड़ा लुत्फ देती थी। मैंने नोट किया था कि यमुना मुझे मरियम के सामने कुछ ज्यादा ही इज्जत देती थी। मेरे लिए ये भी फख्र की बात थी। मैं इतने कपड़े खरीद रहा था, सैरो तफरीह के लिए कभी कहीं जा रहा था तो कभी कहीं। मेरी शख्सियत तो पहले भी जाज़िबे नजर थी, मगर अब तो दौलत की रेल पेल ने मुझे मजीद निखार दिया था। लोग अब मुझे इज्जत की निगाह से देखते थे। आखिर मैं हमीद हयात का दामाद जो था। नई नई शादी के पहले पहले दिन बड़ी खूबसूरती से गुजर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था वो मनहूस दिन मेरी बसात ही पलट देगा। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैंने मरियम को बड़ा उदास सा पाया, जैसे कि वो अक्सर हुआ करती थी। मगर जैसे ही आर्यन घर दाखिल हुआ, वो खिलखिला सी उठी थी। आर्यन भी इससे बड़ी गर्मजोशी से मिला था। फिर हम दोनों अपने कमरे में चले गए। मैं सोचता ही रह गया कि उनकी आपस में कैसे बन गई। मरियम कैसे खुश नजर आ सकती है। खुश होने का तो सिर्फ मुझे ही हक है। मुझे न जाने क्यों मरियम से जलन सी हो रही थी। रात गए जब वो कमरे से निकली तो सीधी किचन में घुस गई। मैं भी सबसे नजर बचाकर किचन में घुस गया था। वो चाय बना रही थी। मैं उसके पीछे किचन में खड़ा था और उससे मुखातिब था। मरियम, क्या मिल गया तुम्हें आर्यन के साथ शादी करके? तुम तो अपने जैसे किसी मिडिल क्लास लड़के के साथ ही जचती थी। फिर देखो ना, वो तुम्हें वक्त भी नहीं देता और ना ही तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम जानती हो ऑफिस में किसका कितनी लड़कियों के साथ मिलना जुलना रहता है। वो मेरी बातों को अनसुना करके चाय बनाती रही थी, जैसे मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं थी। उसने तो मुझे जवाब तक देना गवारा नहीं किया था। इतने में यमुना पानी लेने किचन में आ गई थी। इसने हम दोनों को यूं तन्हा देकर ना जाने क्या मतलब लिया था। वो मुझे रूम में ले गई थी, मुझ पर खूब चीखी चिल्लाई थी। जो गड्ढा मैं आर्यन के लिए खोद रहा था, उसमें खुद गिर गया था। यमुना मुझ पर शक करने लगी थी। वो यही समझती थी कि मैं मरियम के पीछे हूँ। यमुना ने मुझसे बहुत बुरा सलूक रवा रखा था। मैं उसकी मुसलसल मिन्नतें करता रहा। तब 2 हफ्तों बाद जाकर कहीं यमुना का मूड ठीक हुआ था। फिर हम दोनों 2 हफ्तों के लिए दुबई चले गए। वहां से 2 हफ्ते बाद लौटे तो घर का नक्शा ही बदल चुका था। आर्यन और अंकल तो मरियम के बारे सदके जा रहे थे। मुलाजमीन पर उसकी इजारादारी थी। हर चीज उसके हुक्म से हो रही थी। मैं ये सब बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था, मगर क्या करता। मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता था, क्योंकि यमुना ने मुझे सर से उतार कर जूती की नोक पर रखना शुरू कर दिया था। वो बात बात पर मुझे बेइज्जत करती। मैं बस जहर के घूंट भरकर रह जाता। गुस्सा तो मुझे भी आता, मगर मैं काबू कर जाता। अभी से अगर मैं यमुना पर गुस्सा दिखाने लग जाता तो फिर अमीर बनने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाता। अभी तक यमुना ने मेरे नाम पर फूटी कोड़ी भी नहीं की थी। जब भी मैं उससे किसी चीज का तकाजा करता वो मुझे 2 कोड़ी का करके रख देती। मैंने मरियम की एक बात नोट की थी। वो आर्यन को बहुत इज्जत और एहतराम देती थी। इसकी कोई बात ना टालती थी। कभी कभी मेरे दिल में अजीब सी चुभन होने लगती थी। यमुना ने अब ये तरीका अपना लिया था। वो जैसे ही मरियम को देखती वो मुझको काट खाने को दौड़ती थी। बात बात पर झिड़कती। मुझे बहुत सुबकी होती थी। एक रात तो मुझे यमुना ने कमरे से ही निकाल दिया था। फिर तो ये सिलसिला चल निकला था। जैसे ही यमुना का मूड खराब होता वो मुझे रूम से निकाल देती थी। मैंने इसके बदलते रवैये की वजह पूछी तो उसने साफ साफ कह दिया कि तुमसे मेरा दिल भर गया है। मुझे इस बात की बड़ी अजीब लगी थी। इंसानों से भी भला दिल भरते हैं, और मैं तो फिर था भी उसका शौहर। एक दिन मेरी और यमुना की बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। वो गुस्से में घर से बाहर चली गई थी। मैंने भी गुस्से में कमरे की हर चीज तोड़ डाली थी। फिर मूड को जरा बेहतर करने के लिए मैं भी बाहर निकल गया और एक बेहतरीन सा पिज्जा हट चला गया। मैं बैठा अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा था जब अचानक मेरी नजर किसी पर पड़ी। मैं हंसना भूल गया था। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। वो यमुना थी, और उसके साथ कौन था मैं उसे पहचान नहीं पाया था। यमुना किसी लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो बार बार उसके कंधे पर अपना सर रख देती थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैं हाँफते हुए यमुना की तरफ बढ़ा था। मैंने अपने पूरे जोर से चीखा था, ये क्या बेहूदगी है यमुना। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में हकारत ही हकारत थी। आराम से, इतना कहकर अब फिर से वो उस लड़के की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। आखिर क्यों? मैंने आगे बढ़कर यमुना को बाजू से थाम कर खींचा था।
वो मुझसे इस चीज की तवक्को नहीं कर रही थी। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और साथ ही सिक्योरिटी को बुलाकर मुझे रेस्टोरेंट से निकाल दिया था। इतना ही काफी नहीं था, वो घर आकर भी मुझ पर बहुत चीखी चिल्लाई थी। अंकल और आर्यन हैरत से तक रहे थे, लेकिन मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। इसलिए नहीं कि ऐसी बात सुनकर यमुना उनके दिल से उतर जाएगी, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि उनकी नजर में मेरी इज्जत बनी रहे। मैं बहुत परेशान था। खेल शुरू होने से पहले मेरे हाथों से निकल गया था। मैं अभी यमुना से कुछ बटोर भी नहीं पाया था कि एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। रो धोकर, तड़प तड़प कर मैंने यमुना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। उसने मुझे माफ भी कर दिया। फिर हालात बेहतर होने लगे थे। मेरे सर से भारी बोझ फिसला था। जैसे ही मेरे हालात बेहतर हुए तो मैंने इधर उधर के हालात का भी जायजा लेना शुरू कर दिया था। मरियम ने पूरे आबोताब से घर की मलकियत संभाली हुई थी। वो मलिका बनी बैठी थी और यहाँ मेरी हालत मुलाजमों से भी बदतर थी। मैंने दिल में तहैया किया था कि जैसे ही यमुना मेरे पूरे कंट्रोल में आ गई, सबसे पहले मैं मरियम का पत्ता साफ करूंगा। इन्हीं दिनों मुझे यमुना ने वर्ल्ड टूर पर जाने की न्यूज़ सुनाई थी। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वर्ल्ड टूर का ख्वाब मैं बचपन से देखता चला आ रहा था। मैंने और यमुना ने मिलकर शॉपिंग की थी। यूं एक दिन हम पाकिस्तान से निकल पड़े थे। सबसे पहले हम तुर्की पहुंचे थे। मैं इंतहाई खुश था। सब कुछ अच्छा जा रहा था, मगर यमुना ने काया एक बार फिर से पलट दी थी। उसने होटल में अपने लिए और मेरे लिए अलहदा अलहदा कमरे बुक करवाए थे। मेरे इस्तफसार पर उसने क्रेडिट कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया था और बोली थी कि वर्ल्ड टूर पर मैं अपनी जात की खोज में आई हूँ। मैं ये तलाश करना चाहती हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी में तुम चाहिए भी हो या नहीं। क्रेडिट कार्ड तो महज एक रिश्वत थी, मुंह, आंख, कान बंद करने की। यमुना मुझे छोड़कर उस लफंगे के साथ घूमती थी जिसको मैंने उसके साथ पाकिस्तान में देखा था। मैंने ये कड़वा घूंट भी भर लिया था। 3-4 ममालिक तक तो वो लड़का हमारे साथ रहा, मगर फिर यमुना ने उसको भी धुतकार दिया। फिर नए सफर और नए लड़के। तकरीबन 6 माह की अजियत बर्दाश्त करके मैं जब पाकिस्तान पहुंचा तो अंकल मेरी शक्ल देखकर हैरान रह गए थे। उन्हें मुझ पर तरस भी आया था। उस रात मैंने यमुना से दो टोक बात करने का फैसला किया था। मैंने साफ साफ पूछ लिया था कि यमुना, मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या हैसियत रखता हूँ। इसका जवाब काफी कड़वा था। देखो जावेद, क्या तुमने कभी मुझ जैसी बिगड़ी अमीर जादियों के बारे में नहीं सुना? हम अमीर जादियां एक गरीब सा लड़का चुनकर उससे शादी कर लेती हैं। वो होता है लालची। उसे जिंदगी से चाहिए होता है इज्जत, दौलत और वकार। हम वो दे देती हैं। शादीशुदा का टैग लगने के बाद हम अपनी मनमानी करने की खुली इजाजत मिल जाती है। और जो हमारे शोहर होते हैं वो बस नाम के ही शोहर रह जाते हैं। मेरी जिंदगी में तुम्हारा भी यही मुकाम है। हमारा निकाहनामा फकत मेरी अय्याशी का परवाना है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं शादीशुदा ना होती तो डैड मुझे यूं वर्ल्ड टूर पर जाने देते? नहीं ना। मैंने वहां कितने दोस्त बनाए, मगर तुमने उफ तक ना की। यही ड्यूटी अब तुम्हें उम्र भर निभाना है। मैं यमुना की बातें सुनकर खामोशी से उठकर बाहर चल दिया था। यमुना की बातों ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैं लॉन में बैठकर खामोश आंसू बहा रहा था जब मुझे अंकल की आवाज सुनाई दी। बरखुदा, यहाँ लॉन में अकेले बैठे हो क्या? फिर से यमुना के साथ लड़ाई हुई है? उनकी बात सुनकर मैं जारों के तार रोने लगा था। फिर यूं ही रोते धोते मैंने अंकल को यमुना के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो उदासी से सर हिलाते रहे थे। फिर बोले तो क्या कि मेरा झुका सर शर्म से मजीद झुक गया था। तुमने हीरे की तलाश में हीरा ही गंवा दिया। तुम तो कोयले को हीरा समझ बैठे थे, मगर ऐसा नहीं है। वो वाकई में सच कह रहे थे। फिर बड़ी देर खामोश रहने के बाद बोले, असल में यमुना 4 साल की थी जब उसकी मामा फौत हो गई थी। वो हर वक्त रोती रहती थी। मैंने और आर्यन ने उसे इतना प्यार दिया कि कोई हद नहीं। उसकी हर जायज व नाजायज बात मानी। तब कहीं जाकर मामा का दुख वो दिल से निकाल सकी थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी लाड़ प्यार में यमुना मेरे हाथ से निकल गई थी। उसने मेरी हर बात को रद्द करके अपनी ही मानी। तुमसे शादी भी तो उसने मुझसे टक्कर लेकर की थी, मगर मैंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। देखो, अगर तुमने उसका हाथ थाम ही लिया है तो ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ बेटा, क्योंकि यमुना सुधरने वालों में से नहीं है। मुझे पता था कि अमीर लड़कियां काफी बिगड़ी हुई होती हैं, तभी तो मैंने अपने बेटे की शादी मरियम से कर दी। अब देखो ना, वो कितना खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बात सुनकर मैंने लाउंज की तरफ देखा। वहां मरियम मलका बनी बैठी थी। सब कुछ उसके हाथ में था।
اس نے اپنی اچھائی سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور میں نہ گھر کا رہا تھا نہ گھاٹ کا۔ ہماری شادی کو سال ہو گیا تھا، میں مزید تنہائی، پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ یمنا کے وہی مشاغل تھے، وہ نئے نئے دوست بناتی، ان کے ساتھ گھومتی پھرتی، پھر ان کو بھی چھوڑ دیتی، کبھی میرے ساتھ ہنس کر بات کر لیتی تو کبھی میری دشمن بن جاتی۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، مجھے لگا تھا یمنا میرا فیصلہ سن کر بہت خوش ہوگی، مگر وہ تو پریشان سی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے فیصلہ بدلنے کو کہا، مگر میں اپنی ضد پر اٹل رہا۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یمنا بولی، تمہیں کیا پریشانی ہے اس گھر میں؟ دولت، نوکر چاکر سبھی تو ہیں۔ جہاں تک میری یعنی تمہاری بیوی کی بات ہے کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتی، کہ تمہاری عزت نہیں کرتی، تو ذرا سوچو، تم نے عورت سے شادی کی ہی کب ہے؟ تم نے تو پیسے سے شادی کی تھی، جو تمہیں مل بھی رہا ہے۔ اگر تمہیں عورت چاہیے ہوتی تو تم مریم کو کبھی نہ ٹھکراتے اور میرے بھائی کی طرح خوش رہتے۔ کتنا سچ بولا تھا اس نے۔ مجھے یہ سچ سن کر خود سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے یمنا کی منتوں کے باوجود اس کو طلاق دے دی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ اپنی آزادی کا پروانہ بنا کر ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی جائیداد سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی تھی۔ آریان اور مریم ایک تندرست بچے کے والدین بن چکے تھے۔ جب میں گھر چھوڑ رہا تھا، میں نے مریم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھے معاف تو کر دیا تھا، مگر اس شرط پر کہ میں کسی کا غمگسار بنوں گا۔ میں نے وہ جاب چھوڑ کر کہیں چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ ہی لی تھی۔ میری اماں کو بھی سبق حاصل ہو چکا تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ ہم سوکھی گیلی کھا لیں گے، مگر میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے۔ میں نے اماں سے اپنے لیے کسی طلاق یافتہ لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنے کو کہا تھا۔ اماں کو اعتراض تھا، مگر میرے مجبور کرنے پر وہ مان ہی گئی تھی۔ یوں سلمہ میرے گھر میں میری دلہن بن کر آ گئی تھی۔ سلمہ بالکل مریم کی طرح فرمانبردار تھی۔ اس بات کو کافی سال گزر چکے ہیں۔ میرے اور سلمہ کے 2 بچے ہیں، اور اب ہماری زندگی سے ساری فکریں اور الجھنیں ختم ہو چکی تھی، اور ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔